शुरुआत में हम एक आदमी ज़ाहा को देखते हैं जो कि 10,000 माइल क्लिफ पर खड़े होकर कह रहा था, यह जगह मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है, स्पेशली वो दिन जब मैं मार्शल गॉड बनने का सपना देखा करता था। एक ऐसा सपना जिसे कि पूरा करना आसान तो नहीं था, पर मैं करना चाहता था। जब ज़ाहा लोगों को अपने सपने के बारे में बताता था, लोग उस पर हंसते थे और उसे मैडमैन यानी पागल कहते थे। पर ज़ाहा दिन रात मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग करता रहा ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। ज़ाहा आगे कहता है कि जब मैं गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स नहीं बना था, मुझे लग रहा था कि मेरी ट्रेनिंग सफिशिएंट है, पर अभी देखने पर लगता है कि वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं थी। तभी हम उसके पीछे एक डीमन कल्ट इल्यूमिनाटी लाइट के लेफ्ट हैंड को देखते हैं, जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो आदमी कहता है, हे क्रेजी डीमन, समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से हेवनली पर्ल हमें दे दो जो कि तुमने कल्ट से चुराई है। ज़ाहा कहता है कि इल्यूमिनाटी लाइट के लेफ्ट हैंड, क्या तुम देख नहीं सकते मैं अभी कुछ बातें कर रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि अभी इन कहानियों से क्या ही चेंज हो जाएगा, तुम्हारा अंत ऑलरेडी सेट हो गया है। तुम अभी तक काफी अच्छे से भागते हुए आए हो, पर अभी तुम और कहीं भी नहीं जा सकते। ज़ाहा फिर कहता है कि तुमने कहा यह हेवनली पर्ल है, हाँ, तो क्या मैं इसे इस खाई में फेंक दूं? वो आदमी कहता है कि नहीं, अपनी बातें कंटिन्यू करो। और ज़ाहा कहने लगता है कि मैं माइंड गेम्स, छल, रणनीति, जाल बिछाना और झूठ में काफी ज्यादा माहिर हो गया था और मैं कभी भी हनी ट्रैप्स में बिल्कुल भी नहीं फंसा। इसी के साथ मैं एक अच्छा ड्रिंकर भी हूँ और मैं लाइट बॉडी टेक्निक में काफी अच्छा भी हूँ। वो आदमी पीछे से कहता है कि यह बस तुम्हारी सोच है, स्पेशली हनी ट्रैप्स को लेकर। तुम कभी भी इन ट्रैप्स में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि कोई भी खूबसूरत लड़की नाटक भी नहीं करना चाहती थी कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए हम लोगों को आम दिखने वाली लड़कियों का यूज करना पड़ा हनी ट्रैप्स में, और ये बात पूरी दुनिया को काफी अच्छे से पता है। ज़ाहा उसे घूरते हुए कहता है कि क्या मैं इसे फेंक दूं? वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम कंटिन्यू करो। ज़ाहा आगे कहता है कि गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स बनने के लिए पहले मैं सभी ट्रेड्स का महाराजा बना और मुझे द क्रेजी डीमन कहा गया। वो आदमी कहता है, हो गया ना तुम्हारा, और कुछ बाकी तो नहीं रहा? ज़ाहा कहता है कि नहीं, अभी बाकी है। और फिर वो कहता है कि ऐसे सिचुएशंस को सहने के बाद सब कुछ बिल्कुल मीनिंगलेस लगता है। मैंने जिस समय का यूज किया था दुनिया में जस्टिस लाने के लिए। वो आदमी तभी बीच में ही कहता है कि जस्टिस, क्या तुम मुरिम यूनियन के पब्लिक एनिमी लिस्ट में मोस्ट वांटेड नहीं थे? तुम तो मुझसे भी वांटेड लिस्ट में ऊपर थे, जबकि मैं एक डीमन कल्ट का मेंबर हूँ। और क्या ऑर्थोडॉक्स सेक्ट नहीं था जिसने तुम्हें क्रेजी डीमन की टाइटल दी थी? ज़ाहा कहता है कि लगता है मुझे अब इसे फेंकना ही पड़ेगा। तो वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो। ज़ाहा कहता है, इल्यूमिनाटी लाइट का लेफ्ट हैंड अगर ऐसा अपने गुस्से पर काबू कर रहा है, लगता है कि यह आइटम सच में बहुत ही जरूरी है। और मैंने तुम लोगों के हजारों सोल्जर्स को मारा है जब से तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो, पर तुम अभी भी खुद को काफी अच्छे से शांत करके रखे हुए हो। वो आदमी गुस्से में कहता है कि क्रेजी डीमन, क्योंकि तुम्हारे पास एक मुंह है इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी आए वो कहोगे। ज़ाहा कहता है, तुम्हारा ये गुस्सा, हाँ तुम मुझे मारना चाहोगे, मैं तुम्हारे फैसले की रेस्पेक्ट भी करता हूँ और मैं इस सब को एक फाइट के साथ ही एंड करूंगा, पर क्या उससे पहले मैं इसे फेंक दूं? क्योंकि इसे पकड़कर फाइट करना बहुत ही अनकंफर्टेबल है। वो आदमी कहता है कि माफ करना मुझे मेरी इमोशनल साइड को तुम्हारे सामने दिखाने के लिए, चलो इसे बात करके सॉर्ट आउट करते हैं। ज़ाहा कहता है, क्या बात करोगे? तुम लोग कई दिनों से हेवेंस नेट का यूज करके मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का कोई भी मौका नहीं मिला है। तुम्हारी वजह से ना ही मैं कुछ खा पाया हूँ और ना ही मैं सो पाया हूँ और ना ही मुझे टट्टी करने का भी मौका मिला है। तुम्हें पता भी है कैसा लगता है? वो आदमी कहता है, पर यह तो हमारा गोल था और हेवेंस नेट यही करती है। ज़ाहा फिर हेवनली पर्ल को खा लेता है और कहता है, अब तुम लोगों को पता चलेगा। यह देखकर तो उस आदमी के पसीने छूटने लग गए थे। ज़ाहा कहता है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल पीच की तरह है। और वो आदमी इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके इस रिएक्शन को देखकर ज़ाहा कहता है, तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। वो आदमी फिर अपने लोगों को कहता है कि उसे मार दो, नहीं उसे जिंदा ही पकड़ो ताकि मैं उसे टॉर्चर कर सकूं और कल्ट के लीडर के सामने लेकर जाऊं। और सभी लोग ज़ाहा पर हमला करने को जाते हैं, जिनके पास सोर्स होते हुए भी ज़ाहा उन्हें अपने हाथों से ही डाउन कर रहा था। फिर वो उस आदमी को कहता है, हे इल्यूमिनाटी लाइट के लेफ्ट हैंड, आखिर तुम कब तक अपने इन लोगों को अपने सामने मरवाते रहोगे?
इतने दिनों से मुझे भगा भगा कर तुम लोगों ने मेरी स्ट्रेंथ को बिल्कुल ड्रेन कर दी है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी आगे आना चाहिए? वो आदमी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फेस करूंगा, सभी लोग पीछे रहो। ज़हा कहता है कि तुम खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड कर रहे हो, जबकि तुम मेरे सामने तब बिल्कुल भी नहीं है जबकि मैं अपने फुल स्ट्रेंथ में था। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है हमला करने को। उसे देख ज़हा कहता है, चलो आखिर तुम क्या कर सकते हो, मुझे करके दिखाओ। और वो आदमी अपने एनर्जी को गैदर करते हुए हमला करने को आगे आने लगता है। जो देख ज़हा भी अपने पावर को गैदर करने लगा था, पर इसके वजह से उसकी जो इंटरनल इंजरीज हो गई थी वो बढ़ती ही जा रही थी। पर वो फैसला करता है कि वो अपने साथ इल्यूमिनाटी लाइट के लेफ्ट हैंड को लेकर ही जाएगा और वो जर्नी थ्रू द स्टील लैंड्स का यूज करता है। और दोनों के हमलों से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे कि ज़हा उड़कर खाई में गिरने लगा था। और वो सोच रहा था कि क्या वो मेरे करंट स्टेट के लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। यहाँ पर वो आदमी भी सोच रहा होता है कि क्रेजी डीमन, सोचना कि वो इस हाल में भी इतना स्ट्रोंग होगा, उसे जितना स्ट्रोंग माना जाता था वो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रोंग है। और फिर हम देखते हैं कि इन हमलों की वजह से उस आदमी का दाहिना हाथ पूरा खराब हो गया था। पर उसकी नज़र फिर ज़हा पर पड़ती है, जो कि खाई में नीचे गिर रहा था। पर ज़हा यहाँ पर कहता है कि यह उतना भी बुरा नहीं है, आशा करता हूँ कि तुम्हारे लीडर तुम सभी को ही मार दे। वो आदमी जल्दी से ही अपने लोगों को नीचे उतरने को कहता है ताकि वो ज़हा को पकड़ पाए, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट ज़हा की बॉडी तो ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर हम ज़हा को देखते हैं जो कि नीचे गिरते हुए सोच रहा था, एटलीस्ट मैं मरने से पहले एक फाइट तो कर पाया। इस समय के अंदर मैंने डीमन कल्ट के बहुत सारे इलाइट्स को मारा है और मैंने डीमन कल्ट के उस सेक्रेट आइटम को भी खा लिया है, तो मेरी लाइफ अच्छी खासी एक्साइटिंग रही। अगर मुरिम यूनियन को इस सब के बारे में पता होता तो वो जरूर मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे ही देते। पर अभी इस सब से क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर मैं किसी भी हॉट लड़की को डेट क्यों नहीं कर पाया। ये सब कहते हुए उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है वो एक ब्राइट प्लेस में पहुंच गया था, जहां सोच रहा होता है कि आखिर वो कहां पर आ गया है। इतने में वहां पर एक ओल्ड मैन आकर कहते हैं, तुमने कुछ खा लिया जिसमें एक सोल था, तुम शायद कोई पागल हो। ज़हा उन्हें देखकर कहता है, आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं। पर ओल्ड मैन कहते हैं कि अभी यह बात जरूरी नहीं है, तुमने जिस हेवनली पल को खाया है उसमें बहुत सारे जरूरी मार्शल आर्टिस्टों का सोल था और अब ये सारे सोल्स क्योंकि तुम्हारे सोल में बंद हो गए हैं। अगर तुम सोओगे तो ये सॉस तुम्हें उठा देंगी, अगर तुम कुछ खाओगे तो सॉस उनके प्रोटीन्स तुम्हारे साथ शेयर करेंगी, तो तुम्हें खाने के प्रोटीन्स को सॉस के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर तुम किसी को भी टच करोगे तो ये उनसे चिपट जाएंगी और तुम्हारी की इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। ज़हा कहता है, क्या मेरी की बढ़ जाएगी? यह मुझे पसंद आया, इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। ओल्ड मैन ये सुनकर सोच रहे होते हैं कि क्या उसका दिमाग स्लो है। उसे लगता है कि की ओवरलोड एक अच्छी बात है। ओल्ड मैन फिर एक खतरनाक लुक देते हुए कहते हैं, मैं पूछता हूँ आखिर तुमने हेवनली पर्ल को क्यों खाई? और ओल्ड मैन का ये लुक देखकर ज़हा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके इस लुक से ही वो मारा जाएगा। वो तो ज़हा के सोच से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ज़हा सोच रहा होता है कि अगर मैंने उन्हें वो आंसर नहीं दिया जो कि वो चाहते हैं तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। ओल्ड मैन फिर कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो, और वो भी बिना किसी झूठ के। ज़हा कहता है कि मैंने उसे इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं उसे खाना चाहता था, मैंने इसे इसलिए खाया ताकि इसे डीमन कल्ट का लीडर ना खा पाए। ओल्ड मैन पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो ज़हा कहता है कि मैं डीमन कल्ट के लीडर को बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ, वो दूसरे इंसानों को इंसानों के नज़र से नहीं देखता है। अगर उसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैं तो इसके बारे में बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहता। ओल्ड मैन कहते हैं कि आखिर तुम उससे हेट क्यों करते हो? क्योंकि वो दूसरे इंसानों को इंसानों की नज़र से नहीं देखता है, और तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि वो स्ट्रॉन्ग हो। सोचने पर तुमने जो किया है तुमने अच्छा ही किया है, तुम्हारे पास एक अच्छा रीज़न है। मैं तुम्हें अभी एक बार और मौका दे रहा हूँ, पर यह आखिरी बार होगा और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तभी पनिशमेंट मिल रही होगी। ज़हा कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट चॉइस है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ और तुम अभी अपना बेस्ट प्रेजेंट रिसीव करोगे। ये कहकर वो अपने किसी पावर का यूज करते हैं जिससे कि वहाँ पर एक तेज रोशनी चमकती है और ज़हा को जब होश आता है वो एक कमरे में था। ये जगह उसे जानी पहचानी लगती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वो जगह जहाँ पर वो बचपन में रहा करता था।
और ये जगह एक इन है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रैवलर्स अपना खाना पीना और रह भी सकते हैं। स्पेशली ये जगह ट्रैवलर्स के लिए ही होती है। ज़हा सोच रहा होता है कि सच में मेरा ही कमरा है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यह कोई सपना है। जब मैं 20 साल का था तब मैं यहाँ पर रहा करता था। उसे फिर समझ में आ जाता है कि वो इस बार मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कुछ सालों पहले ही शुरू कर सकता है और क्योंकि उसने पहले भी एक बार ये किया है वो इस बार जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। ज़हा फिर नोटिस करता है कि उसे कुछ चोटें लगी है और ज़हा सोचने लगता है कि क्या मैं किसी से पिट गया था, पर ये कब हुआ। और उसे याद आ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और हम पास्ट में देखते हैं जब ज़हा 2 लोगों को सर्व कर रहा था। वो लोग ज़हा को एरेंड बॉय कह रहे थे, जिसका मतलब वेटर या फिर चपरासी होता है। वो दोनों कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम पैसे बचा रहे हो, पर आखिर तुम इन पैसों का क्या करोगे। ज़हा सोचने लगता है कि वो ये तो नहीं कह सकता कि वो पैसों के लिए डेस्परेट है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उसे क्या कहना चाहिए। वो फिर सोचता है कि वो इसका जवाब एक जोक के साथ देगा, और क्योंकि ये दोनों ये सब ऐसे ही पूछ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कहता है कि उसका सपना है वो पैसा जमा कर प्लम ब्लॉसम ब्रोथल में चायहांग से एक गाना सुनना चाहता है। और यह बात बहुत ही जल्दी हर जगह पर फैल जाती है और लोग बात करने लगते हैं कि ज़हा डेस्परेटली पैसे इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि वो चायहांग के साथ सोना चाहता है। ज़हा अभी सोच रहा होता है कि मैंने तभी बस चायहांग को लेकर एक मजाक किया था, जो कि तभी इलियंग प्रीफेक्चर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और ये ट्विस्टेड र्यूमर हर जगह पर फैल गया। और अब इनका यह हाल देखकर लगता है कि मैं उसी समय पर वापस आ गया हूँ। सब कुछ यहाँ पर टूटा पड़ा है और इसके बारे में सोचने पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उन लोगों ने बस इसी वजह से मुझे मारा है और इनकी भी यह हाल कर दी। पर पहले मुझे मेरा शरीर अब किस हाल में है उसे एग्जामिन करना होगा और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आखिर मुझे क्या करना है। और ज़हा अपने कमरे में बैठकर मेडिटेट करने लगता है एंड देन सोचता है कि चलो अब फिर से आर्ट ऑफ द जर्नी थ्रू द स्टिल लैंड्स को सीखते हैं, जो कि मैंने क्रेजी डेमन के समय यूज़ किया था। इसको सीखते हुए ज़हा नोटिस करता है कि उसके शरीर में की है, पर आखिर क्यों। इस समय पर तो उसके पास कोई भी की नहीं थी, पर अभी देखने पर उसके पास बहुत ज़्यादा की है। उसे पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसका रीज़न क्या है, पर यह जो भी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसी के मदद से जर्नी थ्रू स्टिल लैंड्स को वो प्रोग्रेस करना शुरू करता है। और फिर कुछ दिनों तक कल्टीवेट करने के बाद ज़हा खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसके लिए ये कुछ नया नहीं था, पर वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टिल लैंड्स के पहले स्टेज पर पहुंच गया है। ज़हा को फिर ओल्ड मैन की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है और बेस्ट प्रेजेंट है जो कि तुम्हें मिलेगा। तो क्या ओल्ड मैन के कहने का मतलब यही था? और अभी मैं जो एनर्जी को फील कर रहा हूँ साथ इसका हेवनली पर्ल के साथ कुछ तो लेना देना है, जो कि मैंने खा ली थी। पर मेरे अंदर की आधे से भी ज्यादा एनर्जी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, पर मुझे जल्दी करनी नहीं चाहिए। मेरे पास अभी बहुत समय पड़ा हुआ है और मैंने जितना सोचा था उससे मैं कई गुना जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। अभी बहुत समय भी हो गया है जब मैंने आखिरी बार हार्ट टेक्निक को यूज किया था। पर चलो अभी निकलकर इलियंग प्रीफेक्चर में थोड़ी नज़र मारते हैं। और वो निकल जाता है बाहर घूमने और एक एक चीज़ों को देखकर उसकी मेमोरी रिफ्रेश होती जा रही थी। इतने में कुछ लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ती है जो कि उसे जानते थे और ये भी जानते थे कि वो कुछ दिनों पहले पिटा है, और सभी उसे नीची नज़रों से देख रहे थे कि ये कितना बड़ा लूज़र है। ज़हा भी ये सब जानता है और सोच रहा होता है कि हाँ, पहले मैं ऐसा ही हुआ करता था, सभी मुझे इसी तरीके से ही ट्रीट किया करते थे क्योंकि मैं एक इन में एक इरेंट बॉय का काम करता हूँ। और मैं इस सब के बारे में जितना सोचता जा रहा हूँ मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा है। इतने में वो चलते चलते प्लम ब्लॉसम ब्रोथल के बाहर पहुँच जाता है और उसे याद आता है कि जब यहाँ के लोग उसके पास आए थे उन्होंने कहा था कि क्या तुम पागल हो, तुम प्लम ब्लॉसम ब्रोथल के बेस्ट लड़की चायहांग के साथ सोना चाहते हो। ये सब कहकर वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और इनके अंदर भी बिल्कुल तोड़फोड़ कर देते हैं। ज़हा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तब चायहांग भी वहाँ पर आई हुई थी और उसे घूरकर देख रही थी और ज़हा चाहकर भी चायहांग को सच बात क्या है वो बता नहीं पाता। सही से कहे तो उसे बताने का कोई मौका नहीं मिलता। पीटने के बाद जब ज़हा उठकर इन में आता है
वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी। और अभी प्रेजेंट में ज़हा सोच रहा होता है कि हाँ, क्रेजी डीमन के साथ भी पहले ऐसा हुआ करता था और अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट समय पर वापस आया हूँ और अभी मैं अंदर जाकर कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता हूँ। उसे ब्रोथल को देखता हुआ देख साइड से एक आदमी आकर कहता है, हे इरन बॉय, आखिर तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुम प्लम ब्लॉसम ब्रोथल में आग लगाना चाहते हो? लूजर कहीं के, क्या तुम्हें आग जलाने भी आती है? तुम्हें तो आग से भी डर लगता होगा, तुम तो डर के मारे रोते होगे। और मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले पिटता हुआ देखा था, पर लगता है कि तुम अभी पूरे ठीक हो। ताज्जुब की बात है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, पर अगर तुम एक बार वैसे पिट चुके हो तो तुम्हें इनमें ही छुप कर रहना चाहिए था। तुम आखिर अभी बाहर क्या कर रहे हो? पर ज़हा कुछ भी नहीं कहता और उस आदमी को घूरे जा रहा था। वो आदमी कहता है, क्या हुआ? कोई आंसर नहीं दोगे? क्या तुम उस दिन पिटने के बाद बहरे हो गए हो? ज़हा फिर बहुत देर बाद कहता है कि तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? इससे उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इवन एक पंच मारने भी जाता है। तो ज़हा बस साइड होकर उसे थोड़ा सा पुश कर देता है और वो छिटक कर जाके गिरता है। ज़हा फिर कहता है कि आखिर वो गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो उससे बस उसका नाम ही पूछ रहा था। पर अभी इसका नाम क्या है? और वो ये ब्रोथल के गार्ड को देखकर कहता है, जो कि ज़हा को मारने भी आया था। गार्ड ज़हा को देखकर पहचान जाता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। ज़हा कहता है, या कस्टमर से तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए। इससे गुस्सा होकर वो गार्ड ज़हा को मारने आने लगता है। तो ज़हा उसका हमले को डॉज करते हुए उसके चेहरे को पकड़कर उसे जोरों से पटक देता है, जिससे कि वो गार्ड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ज़हा कहता है कि यहाँ की कस्टमर सर्विस तो बहुत ही ज्यादा खराब है। देखकर तो नहीं लग रहा कि इन्हें कस्टमर सर्विस भी आती है। खैर, उसके बाद ज़हा ब्रोथल में एंटर करता है, जहाँ पर लोग आए हुए थे, शराब चल रहा था। और ज़हा वहाँ पर एंटर करते ही कहता है, बेवकूफो, क्या कर रहे हो तुम सभी? जल्दी से अपने कस्टमर को रिसीव करो। और उसे देखकर लोग पहचान जाते हैं कि यह वही है जिसे कि उन लोगों ने मारा था। पर क्या वो पिटने के बाद पागल हो गया है? तभी तो गार्ड्स उसके पास आकर कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? ज़हा कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं? यह वो जगह है जहाँ पर तुम पी सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये जाने बिना यहाँ पर आया हूँ? तो गार्ड्स गुस्से में कहते हैं, लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। तभी वहाँ पर प्लम ब्लॉसम ब्रोथल का मैनेजर चा संगताई आता है और कहता है कि उसे अंदर आने दो। और उसे देखकर ज़हा को भी याद आ जाता है कि आखिर यह कौन है। संगताई आगे कहता है कि हम किसी कस्टमर को ऐसे बाहर नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पर ड्रिंक करने को आया है। कस्टमर आखिर एक कस्टमर ही होता है। उसे अंदर लेकर आओ और उसे अच्छे से बिठाओ और अच्छे से सर्व करो। और एक गार्ड ज़हा को लेकर ऊपर एक कमरे में लेकर जाता है और उसे बिठाता है। पर वह ज़हा को सर्व करते हुए कुछ खुश नहीं लग रहा। वो कहता है, तुम्हें आखिर कौन से ड्रिंक्स चाहिए? तो ज़हा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी जगहों पर पहले भी आ चुका हूँ? बस कुछ भी लेकर आओ जो कि महंगा हो। गार्ड कहता है, अपना मुंह संभाल कर बात करो। ज़हा कहता है, क्या तुम्हें एक इवेंट बॉय को सर्व करने में बुरा लग रहा है? तो फिर मुझे माफ करना बेवकूफ, अब चलो कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ। वो गार्ड सोच रहा होता है कि क्या ये पागल हो गया है? अगर संगताई ने ऑर्डर ना दिया होता तो हमें दिखाता। और फिर वो जाता है और ड्रिंक्स और खाना वगैरह लेकर आता है। और इसी के साथ एक लेडी भी आई थी जो कि ज़हा को ड्रिंक सर्व कर रही थी। ज़हा उससे पूछता है कि आखिर ये कौन सी ड्रिंक है। वो लेडी कहती है कि एक टॉप क्वालिटी के डुक्वांग ड्रिंक है। ज़हा फिर पूछता है कि क्या चाहिए यहाँ पर है। वो लेडी कहती है कि ऑनर गुस्सा करेंगे और मैंने सुना है कि तुम कुछ दिनों पहले पिटे थे चायांग से रिलेटेड किसी चीज की वजह से। ज़हा कहता है कि क्या इलियांग प्रीफेक्चर में सभी को ही इसके बारे में पता है कि मैं पिटा हूँ, पर तुम इस सब की चिंता मत करो और चायांग को यहाँ पर लेकर आओ। वो लेडी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पहुँचा देती हूँ। उसके जाने के बाद ज़हा ड्रिंक को देखते हुए कहता है, ये लोग एक इवेंट बॉय के साथ चीटिंग कर रहे हैं। इसका स्मेल और कलर को देखकर ये थर्ड क्लास ड्रिंक से भी नीचे का लग रहा है। तब वहाँ पर एक गार्ड गुस्से में आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? पर ज़हा बड़े कोल्डली कहता है कि क्या एक इवेंट बॉय के लिए ब्रोथल में आकर ड्रिंक करना गलत है? और तुम मुझे बार बार गाली क्यों दे रहे हो? अगर मुझे सही से याद हो तो तुम डोंगवाक हो ना? तो डोंगवाक, चलो मुझे एक ड्रिंक सर्व करो। डोंगवाक कहता है, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया है? ज़हा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है?
जहा फिर एक ड्रिंक डोंगक्वाक को देता है। डोंगक्वाक कहता है कि यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो और अपना ड्रिंक खत्म करके यहाँ से दफा हो, इससे पहले की चीजें खराब होनी शुरू हो जाए। पर जहा उसे एक स्माइल के साथ देख रहा होता है। इसे डोंगक्वाक को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कर पाता इससे पहले ही जहा उसका बाएं हाथ में चॉपस्टिक को स्टेप कर देता है और कहता है, डोंगक्वाक आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर शांति से पीकर और जाने से पहले चायांग को देखना चाहता हूँ, तो आखिर तुम इस सब को लेकर एक ठरके कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहे हो? और तभी चायांग वहां पर आकर हाजिर होती है और डोंगक्वाक को कहती है, ब्रदर डोंगक्वाक आप बाहर जाकर खड़े रहिए। जहा भी कहता है, हाँ डोंगक्वाक जल्दी से यहाँ से निकलो, जिस पर डोंगक्वाक गुस्से में बाहर चला जाता है और चायांग आकर बैठती है। जहा उसे देखकर स्माइल कर रहा था, जो देख चायांग पूछती है कि आखिर तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? जहा कहता है कि बस ऐसे ही। और क्या एक एरेंट बॉय को यहाँ पर भी अपने इमोशंस पर काबू करना चाहिए? चायांग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है ये सिचुएशन कोई फनी सिचुएशन है? क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर संगता या फिर ऑनर इस सब को लेकर चुप रहेंगे? और क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ तो पैसा भी और भी बढ़ने वाले हैं, और तुम जो डोंगक्वाक ड्रिंक पी रहे हो ये भी काफी एक्सपेंसिव है, और ब्रदर डोंगक्वाक को मारने का मेडिकल बिल भी तुम्हें ही देना होगा, और मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। बस यहाँ का बिल पे करके यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। जहा सोच रहा होता है कि यह पहली बार है जब मैं चायांग को इतने पास से देख रहा हूँ। चायांग फिर कहती है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुम मुझे कोई सोने का पत्थर भी ला कर दोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। मैं यहाँ पर काम करती हूँ वो सच है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी के साथ सोती हूँ। जहा फिर कहता है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं पैसे इसलिए बचा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ सो सकूं। मैंने बस कहा था कि मैं तुमसे एक गाना सुनना चाहता हूँ, और तुमने भी कहा कि तुम अपना शरीर नहीं अपना कला बेचती हो। ये सुनकर चायांग हैरान हुई थी और वो थोड़ा खुश भी हुई थी, और वो कहती है कि पर मैंने तो कुछ और ही सुना था। जहा कहता है कि और गाने सुनने के बाद भी मैंने मजाक में ही करी थी, मैं कोई भी गाना सुनना नहीं चाहता और ना ही मेरे पास इसके लिए कोई पैसे हैं, और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हें ये सारी बातें बता सकूं। तो चलो बातें बता दी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो। और चायांग ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो कहती है कि क्या? तो जहा कहता है कि मैंने कहा यहाँ से दफा हो। तभी वहाँ पर 3 गार्ड्स एंटर करते हैं, जिनमें से एक कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मरने की इच्छा से आए हो, चलो हम लोग इस मामले को बाहर लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर खून बहेगा तो उसे साफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो जहा कहता है कि पहले मुझे ड्रिंक खत्म करने दो, उसके बाद बाहर चलते हैं। गार्ड्स कहते हैं क्या कहा? तो जहा कहता है क्या हुआ? मैं श्योर हूँ कि तुम लोग इतने तो कॉन्फिडेंट हो गए कि तुम जब चाहो मेरे जैसे किसी एरेंट बॉय को मार सकते हो, क्यों है ना? यह सुनकर वो गार्ड्स हंसने लगते हैं और फिर वो चायांग को बाहर जाने को कहते हैं एंड देन आकर चेयर्स पर बैठते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारी आखिरी ड्रिंक जल्दी खत्म हो जाएगी। और फिर वो आपस में ही बात करने लगते हैं कि जहा एक सच्चा आदमी है, वो यहाँ पर प्राउडली आया है एंड इवन चायांग को भी बुलाया। अगर मुझे पता होता कि ये एक सच्चा आदमी है तो मैं उसे और भी ज्यादा मारता, पर क्योंकि अब हमें यह बात पता चल चुकी है हम उसे बहुत ही अच्छे से पीट सकते हैं और जहा को इसको लेकर बुरा भी नहीं लगेगा। जहा क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जहा उस आदमी को कहता है कि क्या तुम्हें एक ड्रिंक चाहिए? तो वो आदमी कहता है कि नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो बाहर चलते हैं, जल्दी उठो। जहा कहता है कि ऐसा कुछ बेचना ये कह करके टॉप क्वालिटी की है, पर चलो ये खत्म हो गया। वो आदमी सोच रहा होता है कि आखिर जहा इतना रिलैक्स क्यों है, क्या वो सच में कुछ दिनों पहले पिटने के बाद पागल हो गया है? जहा तभी कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना है मेरे पुराने दोस्त, क्या मैं एक बहुत ही बड़ा मजाक हूँ? वो आदमी कहता है कि तो क्या तुम्हें इतना बड़ा मजाक होना नहीं चाहिए था? तुम इस मैटर को खत्म कर सकते थे कुछ दिनों पहले पिटने के बाद, पर तुम ही चीजों को आज इतने दूर तक खींचा है। जहा यह सुनकर हंसने लगता है तो वह आदमी जहा को गाली देता है, पर जहा और भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो 3 आदमी भी हंसने लगते हैं। इतने में जहा टेबल को उछाल देता है और किक मारकर उन तीनों को टेबल के नीचे दबा देता है, जिससे कि उन तीनों की हालत ही खराब हो गई थी। जहा फिर कहता है क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ? तभी वहाँ पर वही लेडी आती है और ये सब देखकर सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जहा फिर उसे कहता है, हे बुढ़िया,
मेरे लिए और इस 3rd क्लास ड्रिंक लेकर आओ। बुढ़िया सुनकर वो लेडी गुस्सा हो रही थी। लेडी फिर कहती है कि मुझे माफ करना, पर ये कोई 3rd क्लास ड्रिंक नहीं है, ये एक हाई क्लास ड्रिंक है। ज़हा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी लेडी को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता जिसे कि मार्शल आर्ट्स नहीं आती है, पर तुम्हें जो भी कहना हो मुंह खोलने से पहले उसके बारे में सोच लेना। और ये सुनकर वो लेडी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अब ज़हा की नज़र फिर से उन 3 गार्ड्स पर पड़ती है। ज़हा कहता है कि हंसो बेवकूफ़ो, चुप क्यों हो? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि मैं एक मजाक हूँ? और आखिर तुम अपने सामने एक मजाक को देखकर हंस क्यों नहीं रहे? इतने में संगताई अपने गार्ड्स को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। ज़हा कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो। संगताई ये देखकर कहता है ज़हा क्या तुम पागल हो? इस तरह से तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। ज़हा कहता है कि क्या मैं मरूंगा? संगताई कहता है कि हाँ तुम ही मरोगे। पर ज़हा को हंसता हुआ देखकर संगताई गुस्से में हमला कर देता है, जिसे कि ज़हा डॉज कर देता है और एक ग्लास को फेंककर उसके आंखों पर मारता है, जिससे कि खून बहने लगा था। ज़हा फिर कहता है कि क्या और कोई फाइट करना चाहेगा? यह सुनकर संगताई के गार्ड्स भी डरे हुए थे। संगताई फिर कहता है ज़हा तो तुम सच में मरना चाहते हो? और वो अपने स्वॉर्ड को अपने सीट से बाहर निकालने लगता है। ज़हा कहता है संगताई ये करने से पहले सोच लो, अगर तुमने स्वॉर्ड को पूरा निकाल लिया तो तुम यहाँ पर मरोगे। और ये सुनकर संगताई घबरा गया था। लग नहीं रहा कि वो कोई झूठ कह रहा है। आखिर इन कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ है? ज़हा फिर कहता है क्या समाज को इतने अच्छे से समझने वाले आदमी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि इन तीनों की यह हाल हुई है क्योंकि ये तीनों अनलकी थे? और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे आंखों पर हिट कर पाया क्योंकि मैं लकी था? अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे स्वॉर्ड को निकालते ही तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी होगी। ये सुनकर संगताई सोच रहा होता है कि यह कोई खाली धमकी नहीं है। पहली बार में तो मैं उसके मूवमेंट्स को भी देख नहीं पाया था, इसलिए वो कुछ सोचता है और फिर अपने लोगों को कहता है कि सब लोग नीचे जाकर इंतज़ार करो, और वो अपना स्वॉर्ड को वापस रख देता है। फिर वो कहता है ज़हा आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ पर एक ड्रिंक के बाद चले जाओगे। क्या तुम ऑनर से यहाँ पर एक माफ़ीनामा चाहते हो कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके लिए? ज़हा कहता है ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अगर मैं एक एपोलॉजी चाहता हूँ तो क्या ऑनर जोगा को यहाँ पर आना नहीं चाहिए? संगताई कहता है ठीक है मैं ऑनर को बुलाता हूँ। ज़हा फिर पूछता है कि क्या तुम्हारे इस आँख की रोशनी चली गई है? तो संगताई कहता है कि अच्छी बात यह है कि तुम्हारी आईसाइट नहीं खोई है। तो ज़हा कहता है सच में? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मारा ही जाऊंगा जब मैं तुम लोगों से तभी मार खा रहा था। संगताई फिर बाहर आकर एक लेडी को कहता है कि एक दूसरे कमरे में टेबल को सेट करो, और फिर वो ज़हा को कहता है कि अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर नहीं मारने वाले तो क्या हम लोग इन्हें ट्रीट कर सकते हैं? और ऐसे में शहर के लोग एक दूसरे को मारेंगे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ज़हा बिना कुछ कहे संगताई को घूरने लगता है, जो देखकर संगताई सोच रहा था आखिर इसके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों है। और वो भी ऐसा कुछ करने के बाद ज़हा फिर कहता है कि ठीक है इन लोगों को लेकर जाओ, और कुछ लोग आकर इन्हें लेकर जाते हैं। उसके बाद दूसरे कमरे में संगताई और ज़हा जाकर बैठते हैं। संगताई कहता है आखिर ये सब क्या है और तुमने ये सब अचानक ही आकर क्यों किया है? क्या तुम किसी चीज़ में या फिर कोई जगह पर लकी रहे हो? संगताई आगे कहता है कि मैं तुम्हें एक ड्रिंक सर्व करता हूँ और ये एक टॉप क्वालिटी की ड्रिंक है, तो इसका टेस्ट अच्छा ही होना चाहिए। ज़हा कहता है क्या ये डुकुआंग ड्रिंक से अलग नहीं? पहले ये लोग मुझे 3rd क्लास ड्रिंक लाकर दिए थे और कह रहे थे कि ये एक टॉप क्वालिटी डुकुआंग ड्रिंक है। संगताई कहता है कि हमने शायद गलती से कोई 3rd क्लास ड्रिंक दे दी होगी, और जबकि ये एक बिजनेस है तो हमें प्रॉफिट भी करना होता है। ज़हा कहता है कि ये सारी बातें करना बंद करो और पहले खुद एक ड्रिंक लो। संगताई कहता है अच्छा तो तुम देखना चाहते हो कि कहीं इसमें जहर तो नहीं? ठीक है पहले मैं ही पीता हूँ। और वो एक ड्रिंक लेता है और फिर कहता है क्या तुम हमेशा से फाइटिंग में इतने अच्छे थे? क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे स्किल्स के बारे में कभी भी नहीं सुना है। तो ज़हा कहता है कि मैं बस खुद के पावर का होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे फाइट करने से मना किया था। पर संगताई समझ पा रहा था कि ज़हा यहाँ पर बकवास कर रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पहले जो भी हुआ है उसके लिए, क्योंकि मेरे लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही खराब किया है और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा आखिर आकर क्यों किया। तो ज़हा कहता है कि यह सब समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेवकूफ़, पर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है जिस तरह तुमने मुझसे माफ़ी मांगी है।
इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। क्या मुझे कुछ हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा ये चेंज करने के लिए? तो संगताई अचानक ही नील डाउन करके ज़हा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि पहली बार है जब मैंने किसी के सामने नील डाउन करा है। तभी चायांग वहाँ पर आकर संगताई को इस हाल में देखती है और वो ये देखकर पूरा हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। स्कैरी ब्रदर संगताई, क्या वो एक एरन बॉय के सामने नील डाउन कर रहे हैं? और क्या उनके चेहरे पर एक घाव भी है? क्या संगताई सच में एरन बॉय से हार गए? ज़हा चायांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर? संगताई फिर कहता है, चायांग जल्दी से यहाँ पर आकर सर्व करो। और चायांग आकर संगताई को सर्व करने लगती है। तो संगताई कहता है, बेवकूफ, किसने कहा कि मेरे लिए है? जल्दी से उस तरफ जाकर उन्हें सर्व करो। और चायांग जाकर सर्व करने लगती है, पर वो काफी घबराई हुई थी। ज़हा फिर कहता है, चायांग क्या तुम्हें एक बात पता है? एक एरियन बॉय के पास भी प्योर लव हो सकती है, पर वो प्यार कभी तुम्हारे लिए नहीं था। तो यहाँ से जल्दी से दफा हो। तुम्हारे यहाँ पर होने से मेरा मूड खराब हो रहा है, तो जल्दी निकलो यहाँ से। ये सुनकर चायांग बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी और संगताई भी कहता है कि आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, यहाँ से जल्दी निकलो। और चायांग ये सब सुनकर रोते हुए वहां से चली जाती है। तो संगताई कहता है कि क्या वो इतने में ही रोने लगी? ज़हा फिर कहता है, चा संगताई, क्या तुम इतने इम्पोलाइटली बात करना बंद करोगे? स्पेशली तुम्हारे ये आंखें, तुम्हारा ये चेहरा मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो संगताई स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक घूरते रहते हैं। और फिर ज़हा कहता है कि तुम पोलाइटली बात करने में भी काफी अच्छे हो, और इसके लिए संगताई ज़हा को थैंक्स भी कहता है। ज़हा पूछ रहा होता है कि ओनर यहाँ पर कब तक आएंगे? तो संगताई कहता है, अगर वो भी ब्लैक कैट यूनियन के एक्सपर्ट्स को सर्व कर रहे होंगे तो उनके लिए यहाँ पर ऐसे अचानक आना मुश्किल होगा। ज़हा कहता है, क्या ब्लैक कैट यूनियन, वो लोग यहाँ पर? तो संगताई कहता है कि हाँ, वही लोग। इलियांग प्रीफेक्चर में ब्लैक कैट यूनियन के अप्रूवल से एक यूनियन एस्टेब्लिश होने जा रही है और इसलिए ही ओनर उनके गुड साइड में आने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज यहाँ पर जो हुआ है, ज़हा कहता है, तो तुम कह रहे हो अगर मैं ओनर को कंट्रोल कर लेता हूँ तो ब्लैक कैट यूनियन खुद ही इस मैटर में कूद जाएगी? तो संगताई कहता है कि हाँ, ऐसा ही होगा। ज़हा पूछता है, तो तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो मैं ओनर के साथ एक ड्रिंक लूँ और वापस चला जाऊँ? तुम्हें क्या लगता है इस सब से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? तो संगताई कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? ज़हा कहता है कि क्या कहता हो, ओनर एंड उसके भाई मेरे अंडर में मुझे सर्व करें? इस तरह ब्लैक कैट यूनियन स्टेप इन नहीं करेगी। तो संगताई कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो खुशी खुशी करने के लिए मान जाएंगे? जिस पर ज़हा कहता है, शायद मुझे इलियांग प्रीफेक्चर में एक सेक्ट को क्रिएट करना चाहिए और तुम लोग मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स के तौर पे मुझे ज्वाइन करोगे। संगताई कहता है, क्या कहा? तो ज़हा कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तो एक वाइस चॉइस लेना। अगर तुम्हें लगता है कि ब्लैक कैट यूनियन जीत जाएगी तो तुम ओनर के साथ मिलकर उनसे लड़ सकते हो, अगर नहीं लगता तो तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लो। संगताई सोच रहा होता है कि आखिर वो इतना कैसे चेंज हो गया है। आखिर कौन सा एरन बॉय ऐसी बात करता है जैसे सेट क्रिएट करना उसके बाएं हाथ का काम हो। ज़हा तभी उठकर जाने लगता है। तो संगताई कहता है, तुम अभी से ही जा रहे हो? तुम थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं करते? ज़हा पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें लग रहा है मैं भाग रहा हूँ? तो संगताई कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। जिसके रिप्लाई में ज़हा कहता है, लगता है कि तुम सच में मुझसे पिटने के लिए तरस रहे हो। संगताई खुद के गुस्से पर काबू करता है और सर झुकाकर कहता है, घर संभल कर जाना और आज के बिल की चिंता मत करना, वो मैं संभालूंगा। तो ज़हा कहता है कि तुम्हारा जो मर्जी है वो कर सकते हो। और ज़हा जब कमरे से बाहर आता है, ज़हा देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। ज़हा कहता है कि साइड में खड़े रहो बेवकूफो, और सभी डर के मारे साइड हो जाते हैं। और फिर वो जब नीचे उतर कर आता है, ज़हा देखता है कि उसने जिस गार्ड को बाहर मारा था वो अंदर आकर ज़हा को ढूंढ रहा है और कह रहा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की, उसे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ज़हा ये सुनकर उस गार्ड के पास आता है और कहता है, हे डोरकीपर, तुम जाग गए? वो गार्ड ये सुनकर गुस्से में हमला करने आता है तो ज़हा उसे एक उल्टे हाथ की झापड़ मारता है और वो गार्ड दूर जाकर गिरता है। ज़हा फिर सबको कहता है, तुम लोगों को पहले यहाँ की सिचुएशन उसे समझा देनी चाहिए थी,
तुम लोगों की वजह से उसे यहाँ पर फिर से पिटना पड़ा, पर मैं तुम जैसे गधों से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। खैर, आज मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही हम देख सकते हैं कि सभी कितना गुस्सा है। फिर ज़हा जब जा रहा था, उसकी नज़र ड्रैगन हेड स्मिथी पर पड़ती है, जहाँ पर हथियार वगैरह बनाई जाती है। ज़हा कहता है, ये जगह, अगर मुझे ब्लैक कैट यूनियन के खिलाफ लड़ना है तो मुझे एक हथियार तो चाहिए होगा। इसलिए वो अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ड्रैगन हेड स्मिथी के ग्वाक योंगे से होती है, जो कि यहाँ का मैनेजर है। ग्वाक कहता है, तुम जहाँ इनके इरेंड बॉय हो ना, क्या तुम यहाँ पर पैसे लौटाने आए हो? तो ज़हा कहता है कि मैं यहाँ पर चीज़ें खरीदने आया हूँ। ग्वाक कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या सिकल चाहिए या फिर एक किचन नाइफ? तो ज़हा कहता है कि मैं चो फैमिली के खिलाफ लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए ही मैं कुछ हथियारों के तलाश में हूँ। ग्वाक कहता है, देखो इरेंड बॉय, मैंने र्यूमर सुनी है कि तुम कुछ दिनों पहले उनसे पिटे हो। तुम्हारे अंदर अभी जो गर्मी है उसे संभालो और खुद के जान को खतरे में मत डालो। पर ज़हा कहता है कि चुप रहो और मुझे हथियार दिखाओ। मुझे लगता है कि मुझे एक हल्के सोड या फिर हुइप या फिर एक शार्प डैगर चाहिए। ग्वाक पूछता है कि क्या तुम इन सभी को ही यूज़ करोगे? तो ज़हा कहता है कि यह मेरी मर्जी है, तो तुम्हें इसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए ग्वाक फिर अपने लोगों को अंदर से ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड, व्हाइट ड्रैगन हुइप एंड क्लाउड ड्रैगन डैगर को लाने को कहता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जो चिकन नूडल सूप बनाया करते थे वो काफ़ी टेस्टी होती थी, तो आखिर तुम इतने फालतू कुक क्यों हो? तुम्हारा बनाया हुआ सूप तो बुरा से भी खराब है। ज़हा कहता है कि अभी समय नहीं है चिकन नूडल सूप के बारे में बात करने का। ग्वाक पूछता है कि तो मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए? क्या मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे एक इरेंड बॉय के अंडर आती है? इतने में वहाँ पर वर्कर 3 हथियारों को लेकर आते हैं और ग्वाक कहता है, इन्हें अच्छे से देख लो और डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा चाहिए। तो ज़हा कहता है कि मुझे तीनों ही चाहिए। ग्वाक कहता है, अगर तुम 3 लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 90 निंग्यांग्स देने होंगे, और मैं तुम्हें डिस्काउंट करके बता रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे ही शहर के हो। ज़हा कहता है, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 50 निंग्यांग्स देता हूँ और इन्हें मैं किराए पर लूँगा, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं इन्हें लाकर तुम्हें वापस कर दूँगा। ग्वाक कहता है, क्या तुम इन्हें उधार पर लेना चाहते हो? यह तो दिन दहाड़े रॉबरी की बात हो रही है। इतने में यहाँ के मास्टर कुम चोलियोंग आते हैं और वो आकर कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्वाक बताता है कि ज़हा चो फैमिली के 3 भाइयों के खिलाफ एक वॉर करना चाहता है और वह 50 निंग्यांग्स में इन तीनों को बोरो करना चाहता है। चोलियोंग कहता है, क्या तुम ज़हा इनके एक इरेंड बॉय हो? ज़हा कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चोलियोंग कहते हैं, हाँ बहुत समय हो गया है ना हमें मिले हुए, और मुझे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों का चिकन नूडल्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, पर तुम्हारे कुकिंग्स इतने ज़्यादा खराब क्यों है? तो ग्वाक कहता है, बॉस मैं उसे ये पहले ही कह चुका हूँ। चोलियोंग फिर कहते हैं, तो तुम उनके खिलाफ एक वॉर करना चाहते हो? अगर तुम इसलिए बदला लेना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हें परेशान करते हैं? देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे बात करके ये सब बंद करवा दूंगा, और अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, और ऐसे भी इन चीज़ों को और बड़ा करना नहीं चाहिए जितना ये अभी से ही हो गए हैं। ज़हा ये सब सुनकर सोच रहा होता है कि क्या वह हमेशा से ही ऐसे थे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि पिछले लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, या फिर फ्यूचर चेंज हो गया है क्योंकि मैं यहाँ पर चेंज हो गया हूँ। ज़हा फिर कहता है कि आपकी इतनी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया, पर मैं इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना चाहता हूँ। चोलियोंग कहते हैं, क्या आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? तो ज़हा बताता है कि क्यों ना हम इस एरिया के सभी ब्लैकस्मिथ्स को गैदर करके एक स्टील ड्रैगन सेक्ट को एस्टेब्लिश करें। चोलियोंग कहते हैं, सेक्ट एस्टेब्लिश करोगे? आखिर तुम क्या कह रहे हो? ज़हा कहता है कि अगर चो ब्रदर्स इस प्रीफेक्चर में एक यूनियन को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे, इसलिए ही मैं इलियंग प्रीफेक्चर में एक फेडरेशन ऑफ सेक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, यानी एक ऐसा सेक्ट जिसके अंडर में बहुत सारी सेक्ट्स आती हैं। आगे वो कहता है कि मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ जैसे कि ब्लैक कैट यूनियन कुछ भी ना कर पाए। चोलियोंग पूछते हैं, क्या फेडरेशन ऑफ सेक्ट्स? ज़हा कहता है कि हाँ आपने सही कहा, ब्रोथेल्स रीबर्थ सेक्ट के अंडर आएंगे, सारे स्मिथीज ड्रैगन सेक्ट के अंदर आएंगे,
और सारे आर्किटेक्ट चूक सेक्ट के अंदर आएंगे। और मैं अभी दूसरे जॉब्स को भी देखूंगा और उसी हिसाब से मैं और सेक्ट्स को भी एस्टेब्लिश करूंगा। और इसके हिसाब से आपको और किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। और सारे सेक्ट यहाँ पर एक दूसरे के बराबर होंगे, ना कोई ऊपर और ना कोई नीचे। और हमारा पर्पज़ होगा जैसा हमारे हार्ड एंड मनी को कोई भी हमसे ना ले सके। चोलियों कहते हैं यह सुनने में तो उतना खास नहीं लग रहा, पर तुमने ये काफ़ी अच्छा सोचा है। तो आखिर इस फेडरेशन का नाम क्या होगा? तो ज़हा कहता है ये हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें की नीच और ख़राब माना जाता है, तो फिर हम इसका नाम हाउस सेक्ट रखेंगे। तो चोलियों कहते हैं कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक एरेंट बॉय सेट को एस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहा है। और क्या तुम कॉन्फिडेंट हो तुम अकेले ही चो ब्रदर्स को ख़त्म कर सकते हो? ज़हा कहता है कि वो तो आप देख लेना। तो चूलियोंग ग्वाक को कहते हैं ये सारे हथियार उसे दे दो और हम इस बात को आगे तभी बढ़ाएंगे अगर तुम सरवाइव कर पाते हो। और इस पर ज़हा भी एग्री करता है। उसके बाद ज़हा वापस आकर मेडिटेट कर रहा होता है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। और जब वो बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर ब्रोथल्स के कुछ लोग आकर गड्ढा खोद रहे थे। और यहाँ पर चो ब्रदर्स का सेकंड ब्रदर चो ईगुल भी आया हुआ था। और ये जो 3 चो ब्रदर्स हैं ये तीनों ही इलियंग प्रीफेक्चर में 3 ब्रोथल्स को रन करते हैं। ईगुल फिर ज़हा को देखकर कहता है तो तुम बाहर आ गए, मैं तुम्हें बाहर बुलाने ही वाला था, एक बार ये गड्ढा खोदना पूरा हो जाता। चलो एरेंट बॉय यहाँ पर आकर बैठो। और ज़हा भी जाकर बैठता है। ईगुल कहता है आज एक अच्छा दिन है हम चो ब्रदर्स के लिए। हमें ब्लैक कैट यूनियन से ऑफिशियली अप्रूवल मिल चुकी है, जिससे कि हम लोग एलियन प्रीफेक्चर में एक यूनियन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इस सब के बाद भी एक एरेंट बॉय जो कि सूप भी सही से बना नहीं पाता, ब्रोथल में आकर एक सीन क्रिएट करके चला गया। तो अभी मुझे इसको लेकर क्या करना चाहिए? ज़हा चलो मुझे 3 कारण बताओ, आखिर क्यों मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए? ये सुनकर ज़हा हंसने लगता है। ईगुल कहता है क्या तुम हंस रहे हो? तो ज़हा कहता है कि तो क्या मुझे यहाँ पर रोना चाहिए? इससे गुस्सा होकर ईगुल अपने डैगर को ले पाता जो कि उसने टेबल पर रखी थी। ज़हा उससे पहले डैगर को ले लेता है और उसका बाएं हाथ पर स्टेप कर देता है। और फिर वो कहता है जो ईगुल चलो मैं भी तुमसे कुछ पूछता हूँ, मुझे बस एक रीज़न बताओ जिसके लिए मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए। ईगुल गुस्से में सोच रहा होता है कि जब उन्होंने कहा था कि एरेंट बॉय ने ब्रोथल में उथल पुथल मचा दी है, मैं सोच रहा था कि किस तरीके का लड़का होगा, पर ये तो। तभी उसके लोग कहते हैं कि ओनर हमने गड्ढा खोद लिया है। तो ईगुल उन्हें थोड़ा और डीप खोदने को कहता है। ईगुल फिर ज़हा को कहता है ज़रूर तुम्हें किसी तरीके की कोई एनलाइटमेंट मिली है, क्यों है ना? और ये कहकर ईगुल अचानक से ही हमला कर देता है, पर ज़हा उसके हाथ पर वार करके उसके दाहिने हाथ पर इस बार नाइफ को स्टेप करता है। ज़हा फिर कहता है कि क्या कहा था तुमने, यह होल किस लिए है? तो ईगुल कहता है कि यह तो बस मैंने तुम्हें डराने के लिए किया था। ज़हा कहता है कि चलो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि आखिर मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? ईगुल सोचने लगता है पर वो कुछ भी बता नहीं पाता। तो ज़हा कहता है कि तो तुम एक भी कारण सोच नहीं पा रहे कि मुझे तुम्हें आखिर क्यों छोड़ना चाहिए? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे किसी के लिए जिंदा रहने का कोई रीज़न है? तुम बस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल नहीं थे, तुमने कई सारे लोगों को बड़ी क्रूरता से मारा है जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं गई, और उनमें मेरे जान पहचान के भी कुछ लोग थे। ईगुल कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे तो मेरे भाई और ब्लैक कैट यूनियन तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। पर ज़हा तभी नाइफ को निकालकर सीधा उसके चेस्ट पर फेंक कर मारता है और कहता है मैंने तुम्हें एक रीज़न कहने को कहा था जिसके लिए कि मैं तुम्हें ना मारूं, और तुम तो मुझे यहाँ पर धमकाने लगे। और इतने में ईगुल मारा जाता है। कि मरने के बाद ज़हा की नज़र ईगुल के लोगों पर पड़ती है जो कि अभी भी ईगुल के मौत से अनजान गड्ढा खोदे जा रहे थे। ज़हा कहता है तुम लोग गड्ढा खोदना बंद करो, और तब जाकर उनकी नज़र पड़ती है कि ईगुल मर चुका है। और इससे वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए थे। ज़हा कहता है आखिर तुम लोग सरप्राइज क्यों हो रहे हो? वो तो बस अपने नाइफ को लेकर यहाँ हुआ घुमा रहा था और गलती से खुद ही को स्टैब करके मारा गया। वो तीनों फिर भी डर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि आखिर तुम कौन हो? ज़हा पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब? मैं ज़हा इनका एक एरेंट बॉय हूँ। पर वो कहता है कि ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी बात है। तो ज़हा कहता है मुझ पर डाउट मत करो और अपने मास्क उतारो और देखने दो कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ या नहीं।
और वो तीनों फिर अपना मास्क उतार देते हैं और उन्हें देखकर ज़हा कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, तो क्या तुम लोग ब्लैक कैट यूनियन से हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बस रिसेंटली इलिंग प्रीफेक्चर में आए थे और प्लम ब्लॉसम ब्रोथल के लिए काम कर रहे हैं। ज़हा कहता है कि अच्छा ये बात है, तो चलो चूज करो, तुम तीनों यहाँ पर ही मरोगे या फिर इस मुर्दे को यहाँ पर मारकर दफनाओगे और अपने शहर वापस चले जाओगे। उनमें से एक कहता है कि अगर हम लोग वापस जा सकते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पर ही दफना देंगे। दूसरा कहता है कि मैं अपने शहर वापस नहीं जा सकता, पर मैं प्लम ब्लॉसम ब्रोथल के आसपास भी नहीं जाऊंगा। तो पहले वाला कहता है कि मैं भी यही करूंगा। ज़हा कहता है कि चलो ठीक है, इस मुर्दे को यहाँ पर ही दफना दो और निकल जाओ। पर उनमें से जो तीसरा था वो कहता है कि आपको किचन में काम करने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैसे अर्न करने का अगर मैं प्लम ब्लॉसम ब्रोथल में काम नहीं करता हूँ। ज़हा पूछता है क्या तुम एक अच्छे कुक हो, क्या तुम चिकन नूडल सूप बना सकते हो? वो लड़का कहता है क्या यह बेसिक से भी बेसिक नहीं होता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक डिलीशियस सूप बना सकता हूँ। तो ज़हा कहता है कि वो जो भी हो, तुम्हें अभी बस अपनी लाइफ को लेकर चिंता करनी चाहिए। और वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, आप जाकर अभी रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ज़हा जब अंदर आता है वो संगताई को देखकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? संगताई कहता है तुमने सच में चो ईगुल को हरा दिया? तो ज़हा कहता है क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं उसके जैसे किसी से हार जाऊंगा? और मैंने सुना कि तुम्हारे आंखें ठीक है। तो संगताई कहता है कि यह तो बस मेरे कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट था। मैंने रिपोर्ट किया कि मेरी आंखें इंजर्ड है और जाकर मैंने सिचुएशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया जहाँ पर डॉक्टर्स हैं। तो अब मैं भी यहाँ पर एक गड्ढा खोद रहा होता, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं काफ़ी यूज़फुल और इंटेलिजेंट हूँ। क्या तुम समझ गए? तो ज़हा कहता है वेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है। संगताई कहता है वेल मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। खैर वो जो भी हो, तुम अभी बाकी दो चो ब्रदर्स के साथ क्या करने की सोच रहे हो? तो ज़हा कहता है मैं उन्हें मार दूंगा। अगर मैं उन्हें जीने देता हूँ तो इलिंग प्रीफेक्चर और भी ज़्यादा सफ़र करेगा। संगताई कहता है कि मैं समझ गया, जबकि चो इल्सम इलिंग प्रीफेक्चर का सबसे ज़्यादा बुरा विलेन है, तुम्हें उसे मारते वक्त ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़हा फिर कहता है हे संगताई, मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। हमारे पास ड्रिंक्स तो हैं, पर हमारे पास ड्रिंक्स के साथ कुछ स्नैक्स नहीं बचे हैं। संगताई कहता है क्या इस वक्त? हम तो अभी चो इल्सम के बारे में बात कर रहे हैं। और ज़हा उसे बिना कुछ कहे घूरता रहता है। तो संगताई कहता है कि क्या इनमें कोई भी स्नैक्स नहीं है? तो ज़हा कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो संगताई कहता है कि और तुम चाहते हो मैं जाकर लेकर आऊँ? ठीक है, मैं खरीद कर लेकर आता हूँ, चलो मुझे पैसे दो। तो ज़हा कहता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। संगताई कहता है कि यह जगह चिकन नूडल सूप के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, पर पता नहीं यह जगह इस हाल में कब पहुँच गई। ज़हा कहता है कि वो जो भी हो, जाकर कुछ स्नैक्स खरीद कर लेकर आओ और तुम्हें जो पसंद हो वो भी थोड़ा लेते आना, और अगर आज खाने के बाद कुछ बच जाता है तो हम लोग उसे कल खाएंगे। और संगताई जाने लगता है स्नैक्स लाने, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। पर ज़हा तभी उसे पीछे से बुलाता है और कहता है संगताई, क्या तुम किसी फैशन शो में जा रहे हो? अगर नहीं तो ऐसे हिल हिल कर क्यों जा रहे हो? संगताई यह सुनकर गुस्से में जाने लगता है और सोच रहा था यह सोचना कि मैं एक इरन बॉय के लिए चपरासी का काम करूंगा। ज़हा तभी पीछे से चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी भी हिलते हुए ही जा रहे हो। और संगताई गुस्से में और तेज तेज चलकर जाने लगता है। उसके बाद संगताई बहुत सारे स्नैक्स लेकर वापस आता है, जो कि दोनों बैठकर खा रहे होते हैं, ऑल्दो ज़हा अभी बस ड्रिंक कर रहा है। ज़हा कहता है कि संगताई अपना पेट भरकर खाना, क्योंकि इन्हें तुम अपने कीमती पैसों से ही खरीद कर लाए हो। संगताई कहता है वेल मैं जितना एंजॉय कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो ज़हा कहता है कि यह बहुत ही अच्छी बात है, जबकि तुमने ये पैसे यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट करके और लोगों को चिप डुकवांग बेचकर कमाई है। मेक श्योर करना है कि तुम्हें इसमें मज़ा आए। यह सब सुनकर संगताई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ज़हा फिर पूछता है क्या हुआ प्लम ब्लॉसम ब्रोथल के छोटे मैनेजर, क्या यह खाना और टेस्टी नहीं लग रहा? संगताई गुस्से में एक ड्रिंक लेता है, जो देखकर ज़हा कहता है क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? संगताई कहता है कि हाँ, मुझे इससे गुस्सा आ रहा है। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि मेरा खरीदा हुआ खाना बिल्कुल बेस्वाद है। वो जो भी हो, अगर चो ईगुल के मरने के बाद चो इल्सम भी मारा जाता है, मैं सोच रहा हूँ तब ब्लैक कैट यूनियन कैसे रिएक्ट करेगी।
जहा कहता है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो तुम खुद को ट्रेन करो ताकि तुम स्ट्रोंग हो सको बेवकूफ। तुम हमेशा ही कहते रहते हो कि तुम्हें चिंता हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है, पर तुम इसको लेकर कभी भी कुछ भी नहीं करते। बस हमेशा कहते रहते हो कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें सच में ये सारे बकवास करना बंद करना होगा। और इससे संगताई बड़ा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो? यह हो ही नहीं सकता है कि तुम ज़हा हो, तुम ज़रूर कोई और हो जिसने कि ज़हा का रूप लिया हुआ है। तो ज़हा कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? शायद इस सवाल का जवाब तुम्हें मरने के बाद मिल जाएगा। संगताई फिर उठकर कहता है चलो आगे बढ़ते हैं और ब्लैकआउट यूनियन के सभी को मार देते हैं। ज़हा कहता है कि ठीक है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ और फिर जाकर चो इल्सम को मारता हूँ। जबकि मुझे पता नहीं है कि यंग ब्रदर चो साम्पियोंग कहाँ पर है। मुझे पहले चो इल्सम से निपट लेना चाहिए। संगताई पूछता है कि आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, जैसे कि इल्सम को मारना बाथरूम जाने जितना आसान है। ज़हा कहता है कि अगर मैं उसे मारने वाला हूँ मुझे ये जल्दी करनी चाहिए। अभी जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है चो साम्पियोंग, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है। संगताई कहता है कि अभी समय हो गया है जब चो साम्पियोंग घर वापस आता है। ज़हा कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर साम्पियोंग वापस आता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे खुद मार पाओगे? संगताई कहता है मैं हूँ चा संगताई और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसके जैसे किसी को ख़त्म कर सकता हूँ, पर जबकि मेरी एक आंख अभी इंजर्ड हो गई है तो मेरे लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। ज़हा गुस्से में कहता है मुझे सही से बताओ, तुम साम्पियोंग को मार सकते हो या नहीं? संगताई कहता है कि मैं मेरे समय का इंतज़ार करूँगा और देखता हूँ अगर मैं अपने स्टेल्थ का यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तुम शायद चा संगताई द मैन ऑफ स्टेल्थ को नहीं जानते। ज़हा कहता है कि चलो बहुत बकवास हो गया, अगर हम लोग चो ब्रदर्स को ख़त्म कर पाए क्या तुम श्योर हो हम 3 ब्रोथल्स को टेक ओवर कर पाएंगे? संगताई कहने लगता है कि मैं हूँ चा संगताई और ज़हा इरिटेट होकर कहता है कि पता है तुम चा संगताई हो। जबकि बहुत से लोग अपना गुजारा ब्रोथल में ही रहकर करते हैं तो उन सब से छुटकारा पाना पॉसिबल नहीं होगा। हमें मेक श्योर करना होगा कि सब लोगों को अपने पैसे की कीमत मिले और हमें यह भी मेक श्योर करना होगा कि तुम जैसे लोग यहाँ पर चिप ड्रिंक्स को हाई प्राइस पर ना बेच पाएं। और हम बीमार लोगों की भी मदद करेंगे अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो। अगर कोई अपने होम टाउन वापस जाना चाहता है तो हम लोग उन्हें वापस जाने देंगे। पर संगताई कहता है कि ऐसा करना डिफ़िकल्ट होगा। तो ज़हा कहता है कि उन्हें यह करना ही होगा अगर ये डिफ़िकल्ट क्यों ना हुआ। तो संगताई पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ज़हा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये चा संगताई के मेरे हाथों से मरने से अच्छा है। चुपचाप इस काम को अच्छे से करो। अगर मैं चीज़ों को यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये सब कुछ खड्डे में जाएगा। मैं पर्सनली मेक श्योर करूँगा जैसे कि तुम खुद चो ब्रदर से जाकर उनसे हेवन में मिलो। संगताई कहता है यह क्या? मैंने बस एक काम किया और तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? शायद मुझे अभी रिटायर होकर वापस पहाड़ों में चले जाना चाहिए। ज़हा कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, पर मुझे लगा कि अगर हम ये काम करने में कामयाब होते हैं तो तुम्हें 3 ब्रोथल्स को चलाने का मौका मिलेगा। पर चलो कोई नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। तो संगताई कहता है कि वेल मैं चा संगताई हूँ और लगता है कि मेरे लिए अभी रिटायर होना कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ज़हा फिर उठकर अपने कपड़े उतारने लगता है। संगताई कहता है ये क्या, खाने के बीच में अचानक अपने कपड़े उतार क्यों रहे हो? तो ज़हा कहता है कि मैं कपड़े इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकूँ। चलो अब मुझे ऐसे देखना बंद करो और अपने कपड़े निकाल कर मुझे दो। और संगताई अपने कपड़े निकाल कर देने लगता है और कह रहा था ये कितना बड़ा चोर है। फिर कपड़े निकालते हुए संगताई कहता है कि मैं चो इल्सम के बारे में बात कर रहा था। मेरे कपड़े लो और उसे जाकर मार दो। और अब सोचने पर मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें पता होगा अगर तुम अपने इन फटे पुराने कपड़ों में जाओगे पियर ब्लॉसम ब्रोथल में तो सबकी नज़र तुम पर जाएगी और ये बात तुम्हें पता है। वेल मुझे लगता है तुम्हें इन कपड़ों में अंदर भी जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद ज़हा संगताई के कपड़े पहन लेता है और कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ? संगताई कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम एक इरेंट बॉय हो और नहीं भी। और अब इन कपड़ों में देखने पर तुम काफ़ी अच्छा दिखते हो। जबकि तुम हमेशा भिखारियों की तरह कपड़े पहनकर रहा करते थे, ऐसा लगता था जैसे तुम कोई होमलेस हो। अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं हमेशा ही अच्छे कपड़े पहनता। ज़हा उसके बातों से इरिटेट होकर उसके सर पे एक पंच मारता है और कहता है मजाक करना बंद करो।
ऐसा लगता है कि तुम्हारे पुराने हैबिट्स बाहर आ रहे हैं क्योंकि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा हूँ। आशा करता हूँ तुम यह गलती दोबारा नहीं करोगे। चलो अभी मैं चलता हूँ, जल्द ही वापस आऊँगा। और जहा निकलकर पियर ब्लॉसम ब्रोथल की ओर जाने लगता है जिसका ऑनर है जो इल्सम। हम देखते हैं कि जहा निकलकर पियर ब्लॉसम ब्रोथल जाने लगता है जिसका ऑनर जो इल्सम है। संताई कहता है अच्छे से जाना और देखना मेरे कपड़े ना फटे। और जहा के जाने के बाद वो जहा को गाली देने लगता है। खैर उसके बाद जहा पहुंच जाता है पियर ब्लॉसम ब्रोथल में जहां पर गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हैं। जहा पूछता है कि क्या यहाँ के ऑनर जो इल्सम यहाँ पर अभी है। एक गार्ड पूछता है कि क्या आप यहाँ पर ऑनर से मिलने आए हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं। तो जहा कहता है कि मैं ब्लैककट यूनियन से हूँ, मुझे जल्दी से जो इल्सम के पास लेकर चलो। गार्ड कहता है क्या ब्लैककट यूनियन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो जहा गुस्से में उसे एक चाटा लगाता है और कहता है बेवकूफ़, मैं अभी बिजी हूँ इसलिए बातें करना बंद करो और मुझे उसके पास लेकर चलो। गार्ड कहता है कि मुझे माफ़ करिए और वो जहा को लेकर ऊपर जाता है और ऊपर एक हॉल में कहता है आप यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, मैं जाकर ओनर को बताता हूँ। जहा फिर बैठता है और सोच रहा होता है कि ये जगह काफ़ी अच्छी है। लगता है कि जो इल्सम ने ये जगह स्पेशल ब्लैककट यूनियन के लोगों के लिए क्रिएट करी है ताकि उसे ब्लैककट यूनियन से अप्रूवल मिल जाए मुरिम वर्ल्ड में एक और यूनियन को क्रिएट करने की। उसके बाद इल्सम वहाँ पर आता है और जहा को देखकर कहता है मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। और इल्सम सोच रहा होता है कि इस लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझसे इतनी रात को मिलने को आया है और आकर यहाँ पर मेरे चेयर पर ही बैठ गया और उसने उठकर मुझे ग्रीट करने की भी नहीं सोची जब मैं यहाँ पर आया। इल्सम फिर कहता है कि मुझे माफ़ करना ये पूछने के लिए, पर तुम्हारे ब्लैककट यूनियन में रैंक क्या है। जहा कहता है किसने कहा, मैं ब्लैककट यूनियन का एक पार्ट हूँ। इल्सम कहता है मेरे लोगों ने तो मुझे यही कहा। जहा पूछता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। इल्सम कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। कहीं तुम जहा इनके वही इरेंट बॉय बास्टर्ड तो नहीं। जहा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इल्सम गुस्से में कहता है शायद तुम पागल हो गए हो और आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मैं श्योर हूँ मेरा ब्रदर निकला था ये कहकर कि वो तुम्हें मार देगा। जहा कहता है क्या तुम्हारा ब्रदर, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा, मैं यहाँ पर अभी जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारा ब्रदर मारा गया है। ये सुनकर इल्सम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। मेरा भाई बस एक इरेंट बॉय के हाथों मारा गया है। जहा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वह मुझसे मिलने को आया था और अपने लोगों को एक गड्ढा खोदने को कह रहा था, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे मार दूंगा। इल्सम ये सब कुछ सुनकर गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यह बकवास करना बंद करो। और वो जैसे जहा पर हमला करता है, जहा बस अपने हाथ से उसे एक पुश करता है और वो दूर जाकर गिरता है। और क्योंकि दोनों ने ही इस हमले में अपने की का यूज किया था, इल्सम सोच रहा होता है कि क्या मैं उसके की से हार गया। जहा फिर कहता है कि तुम्हारी जो इमेज है, लोग तुम्हें जितना जानते हैं उसके हिसाब से तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। इल्सम सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा हो गया। ये लड़का एक लोकल इनका बस एक इरेंट बॉय था कुछ दिनों पहले। जहा कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है और तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो। अगर नहीं तो चलो मैं शुरू करता हूँ। और वो आगे बढ़ता है हमला करने को, जिससे कि इल्सम अपने की से रोकने की कोशिश करता है, पर जहा के की के सामने वो टिक नहीं पाता और वह दरवाज़ा तोड़कर बाहर गिरता है। इस हमले से इल्सम को खांसी होने लगती है और उसके मुंह से भी खून आने लगा था। इल्सम कहता है आखिर तुम कैसे ऐसे टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। जहा फिर इल्सम को उसके गले से पकड़कर उसे उठाता है और कहता है क्या तुम जैसे बास्टर्ड्स के लिए इन टेक्निक्स को सीखना अच्छा है और मेरे जैसे इरेंट बॉय के लिए यह सब कुछ गलत। इतने सालों तक इस गांव पर रूल करने के बाद और लोगों की जिंदगी को अपने फायदे के लिए यूज करने के बाद तुम अभी भी एक नंबर के ढीले हो। यह कहकर वो इल्सम को बड़े जोर से नीचे पटकता है, जिससे कि पूरा ब्रोथल ही हिल गया था और सभी गार्ड्स भागकर ऊपर जाते हैं देखने। और इल्सम का यह हाल देखकर वो सभी शौक में थे। जहा कहता है बास्टर्ड्स, आखिर तुम लोगों का अब आने का क्या फायदा जबकि तुम्हारा लॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पर मारा गया है। जहा फिर थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है ब्लैककट यूनियन लीडर ने अपना माइंड चेंज कर दिया है और इलियन प्रीफेक्चर में एक सेट को क्रिएट करने का आइडिया को डिले कर दिया है। और जबकि मैंने चो इल्सम को एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है,
अगर कोई सेट क्रिएशन को लेकर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो जान ले कि उसका हाल भी यही होगा। ये सुनकर सभी गार्ड्स पूरे डरे हुए थे और वो सभी चुप भी हो जाते हैं। ज़हा कहता है कि चलो अभी रास्ता दो अगर तुम लोग जीना चाहते हो। और वो जब जा रहा था गार्ड्स अपनों में ही बातें कर रहे थे। वो बातें कर रहे थे कि यह लड़का तो ज़हा इनका एरेंड बॉय है ना, मुझे लगता है कि यह वही है, पर उसके कपड़े कैसे बदल गए, पर यह वही है, मैं श्योर हूँ। यह सब सुनकर ज़हा पीछे मुड़ता है और कहता है हाँ मैं ही वो एरेंड बॉय हूँ। और ये सुनकर तो वो सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ज़हा कहता है क्या तुम लोग गुस्सा हो क्योंकि मैं एक एरेंड बॉय हूँ? अगर चो इल्सम के पीछे पीछे उसके साथ कोई हेल जाना चाहता है तो वो आगे आ सकता है, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा। और ये सुनकर तो सभी की पूरी फट चुकी थी, पर उनमें से कोई पूछता है कि आखिर लॉर्ड को तुमने क्यों मारा? ज़हा कहता है क्या मैंने उसे क्यों मारा? क्या उस बास्टर्ड के पास कोई अच्छा रीज़न था यहाँ पर लोगों को मारने के लिए? यह कहकर ज़हा वहाँ से वापस आ जाता है। और जब ज़हा इन पहुँचता है उसे संगताई देखकर शौक हुआ था और कहता है मुझे लगा कि तुम चो इल्सम को मारने के लिए गए थे, तो आखिर तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? ज़हा कहता है कि वो मारा गया है और तुम भी मारे जाओगे अगर तुम कोई क्राइम करते हो। पर संगताई को ज़हा के बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, तो ज़हा कहता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो। संगताई सोचने लगता है कि अभी बस कुछ ही समय हुआ था उसे गए हुए और उसे देखकर पूरा ठीक भी लग रहा है, और वो भी इल्सम को मारने के बाद। आखिरकार वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इतने कम समय में कैसे हो गया है? ज़हा फिर अंदर जाते हुए कहता है जाने से पहले खुद को साफ कर लेना और इनकी भी साफ सफाई कर देना। संगताई गुस्से में सोच रहा होता है कि यह बास्टर्ड, इसकी इतनी हिम्मत वो संगताई को साफ करने को बोले। पर ज़हा जैसे ही अंदर से करता है, संगताई कहने लगता है कि आखिर झाड़ू कहाँ पर गया? ज़हा फिर अंदर आकर मेडिटेट करते हुए सोच रहा होता है कि जबकि मैंने अभी अर्जेंट मैटर्स को सॉल्व कर दिया है, मैं अभी शांति से बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। मैंने जितना सोचा था मैं उसे कई गुना ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और मैं इस मौके को ऐसा ही जाने नहीं दे सकता। और ज़हा बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। उसके फिर कुछ दिनों बाद हम लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में चो इल्सम मारा गया? बातें तो ऐसी हो रही है कि ज़हा इनके एरेंड बॉय ने उसे मारा है और हमने भी उसे कब से नहीं देखा, क्या वो भी मारा गया है? और ये सब कुछ मार्केट में खड़ा संगताई सुन रहा था। उसके बाद हमें ज़हा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था मैंने फाइनली लैंड ऑफ वुड को कॉन्कर कर लिया है और अब मैं लैंड ऑफ डार्कनेस की ओर बढ़ रहा हूँ। पिछले लाइफ में मैंने इसे अचीव तो कर लिया था, पर इसे सीखने की जो डेप्थ और स्पीड थी वह बहुत ही ज़्यादा कम थी, और अब मैं पूरा श्योर हूँ कि मैं इससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा। पर इन सब को सीखते हुए कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। यह शायद सभी मेरे शरीर के इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि निकली होंगी लैंड ऑफ वुड से लैंड ऑफ डार्कनेस में मूव करते हुए। पर इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा खराब है, पर यह बदबू भी एक एक्सप्लिसमेंट की एक साइन है। इसका मतलब यह है कि मेरा शरीर अभी पहले से ज़्यादा प्योर हो गया है। तभी संगताई इनमें आने लगता है और वो इस बदबू को स्मेल कर कर कहता है आखिर यह बदबू कैसी? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई चीज़ सड़ गई है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? तभी ज़हा बाहर आकर कहता है तो तुम आ गए, और उसके आते बदबू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। संगताई कहता है ये क्या तुमने यहाँ पर टट्टी कर दी है? संगताई भागकर बाहर आ जाता है और कहता है तुम्हें टट्टी बाहर जाकर करनी चाहिए थी, आखिर तुमने ये अपने कमरे में ही क्यों कर दी? और ये बदबू बहुत ही ज़्यादा खराब है। ज़हा गुस्से में कहता है कि चुप कर कुत्ते, बिल्कुल भी बकवास मत कर। संगताई फिर कहता है कि जल्दी जाकर नहा कर आओ, उसके बाद ही मेरे पास आना। ज़हा कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और आखिर तुम मुझे नाइफ क्यों दिखा रहे हो? और फिर उसके बाद ज़हा जाकर नहाने लगता है और नहाते हुए उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और तभी वहाँ पर चाईयांग आती है, तो उसे देखकर ज़हा पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो चाईयांग? तो चाईयांग कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहाने में मदद करने आई हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।